इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केजुलिंग एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इस टाइम पर इसका मोड है नॉन प्रिमिटिव। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में प्रोसेसर के पास आ चुका है तो वो कंप्लीशन के बगैर प्रोसेसर उसको रिलीज नहीं करेगा, ना फोर्सफुली हम उसको रिलीज करवा सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसके बाद इसका क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम। वो प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा वो पहले सिलेक्ट होगा एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हम स्केजुलिंग एल्गोरिदम वही पढ़ रहे हैं जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को सिलेक्ट करता है। उसके बाद अगर दो प्रोसेस ऐसे आ जाएं जिनका बर्स्ट टाइम अराइवल टाइम इक्वल होगा, दोनों प्रोसेस अगर आ जाते हैं, दो प्रोसेस जिनका बस टाइम इक्वल है यानी कि एग्जीक्यूट होने का टाइम इक्वल है, फिर प्रोसेसर उन दोनों में से उस प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा जिसका अराइवल टाइम कम है। अगर अराइवल टाइम और बस टाइम दोनों प्रोसेस का सेम आ जाता है तो प्रोसेसर जिस प्रोसेस की आईडी छोटी है, यानी कि P1 टू P2 को कंपेयर किया जाए तो P1 की प्रोसेस आईडी कम है 1 के लिहाज से, तो उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। बात दोबारा रिपीट करता हूं, अगर प्रोसेसेस दो आ जाएं प्रोसेसर के पास और उन दोनों का इक्वल है बस टाइम, तो उन दोनों में से जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम कम है वो पहले सिलेक्ट होगा और दूसरे वाला बाद में सिलेक्ट होगा। अगर तो डिफरेंट है बस टाइम तो उनमें से छोटे जिसका बस टाइम कम है वो सिलेक्ट होगा। अगर सेम बस टाइम वाले आ जाएं तो जिसका अराइवल टाइम कम होगा तो वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद अगर बस टाइम और अराइवल टाइम दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर कम प्रोसेस आईडी वाला जिसकी छोटी प्रोसेस आईडी है वो प्रोसेस पहले सिलेक्ट होगा। ये इसकी डिटेल थी। बाकी फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होगा और वेट टाइम हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम होगा। एक एग्जांपल है, इसमें P1 P2 P3 P4 चार प्रोसेसेस हैं और इनका अराइवल टाइम मैंने लिख दिया। इनमें से कुछ प्रोसेस का बस टाइम मैंने जैसे कि P2 और P4 का सेम रखा और कुछ का अराइवल टाइम सेम रखा, ताकि ये जो बात हमने कही है कि अगर सेम अराइवल टाइम सेम बस टाइम वाले प्रोसेस आ जाए तो फिर किस तरह सेलेक्ट करेंगे ये जरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे हम। सबसे पहले जीरो अराइवल टाइम, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे जीरो अराइवल टाइम पर प्रोसेसर के पास कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। तो जीरो अराइवल टाइम किसी भी प्रोसेस का नहीं है, तो इस टाइम पर प्रोसेसर के पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, यानी कि 0 से 1 टाइम यूनिट तक जो प्रोसेसर है उसकी स्टेट क्या होगी, आइडल स्टेट होगी। आइडल स्टेट 0 से 1 टाइम अराइवल टाइम तक प्रोसेसर के पास कोई प्रोसेस नहीं है। अब 1 पर हम देखेंगे प्रोसेसर के पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए हैं। 1 टाइम यूनिट पर P1 भी आ गया और P3 भी आ गया। 1 टाइम यूनिट पर रेडी क्यू में P1 भी आ गया और P3 भी आ गया, क्योंकि दोनों का अराइवल टाइम सेम है। लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए पहले हमारे पास कौन सा सिलेक्ट होगा जिसका बस टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन का टाइम कम है। P1 और P3 को कंपेयर करते हैं। P1 का बस टाइम 3 है और P3 का बस टाइम 2 है, तो बस टाइम P3 का कम है, इसलिए पहले हम एग्जीक्यूशन क्यू में P3 को रखेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूशन क्यू में P1 को रखेंगे। अब 0 से 1 तक टाइम पहले चल चुका था। 1 पर हमारे पास प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन क्यू में P3 और P1 आ चुके हैं। अब P3 का एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास है 2 टाइम यूनिट, यानी कि 1 पर P3 और P1 आ गए और P3 ने 2 टाइम यूनिट के बाद कंप्लीट होना है, यानी कि 1 के बाद आगे अगर 2 टाइम यूनिट चलाएं तो P3 3 टाइम यूनिट तक कंप्लीट होगा, यानी कि P3 इस टाइम पर इधर से कट ऑफ हो गया और एग्जीक्यूट कंप्लीट हो गया।
उसके बाद 3 पर हमारे पास प्रोसेसर के पास देखते हैं कोई और प्रोसेस अराइव हुआ। अराइवल टाइम 1 है, 2 है, 1 है, 4 है, यानी कि 3 टाइम यूनिट पर और कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन क्यू में नहीं आया। P1 पहले से मौजूद था, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 का बस टाइम 3 है, इसलिए 3 टाइम यूनिट तक 3 पर P1 को प्रोसेसर मिला। P1 प्रोसेसर को 3 टाइम यूनिट पर मिला, यानी कि प्रोसेसर P1 को एलोकेट किया गया 3 टाइम यूनिट पर और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 टाइम यूनिट है, इसलिए 3 टाइम यूनिट तक ये चलने के बाद यानी कि 6 टाइम यूनिट पर ये जाके कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे 6 टाइम यूनिट तक P1 भी कंप्लीट हो गया और 6 टाइम यूनिट पर प्रोसेस कौन कौन से आ सकते हैं जिनका अराइवल टाइम 6 है। P1 क्योंकि पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, P3 पहले एग्जीक्यूट, P2 P4 रह गए। P2 का हमारे पास अराइवल टाइम क्या है 2 और P4 का अराइवल टाइम है 4। P2 और P4 इनको कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों में से बस टाइम कम किसका है, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए बस टाइम पर हम सिलेक्शन करेंगे। P2 का बस टाइम हमारे पास है 4 और P4 का हमारे पास है 4। इन दोनों का बस टाइम सेम है। जब हमने कहा अगर बस टाइम सेम होगा तो कम अराइवल टाइम वाला जो है प्रोसेस पहले सिलेक्ट होगा। तो P2 और P4 को अगर कंपेयर करें, इन दोनों में से कम अराइवल टाइम P2 का है, इसलिए पहले P2 और उसके बाद P4 आएगा एग्जीक्यूशन क्यू में। P2 को प्रोसेसर 6 टाइम यूनिट पर एलोकेट किया गया और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 4, इसलिए 4 टाइम यूनिट के बाद यानी कि 10 पर जाके 6 पर एलोकेट किया गया, 4 टाइम यूनिट तक इसने चलना है, इसलिए 10 टाइम यूनिट पर P2 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद P4 एग्जीक्यूट होगा और कोई प्रोसेस इसके कंपटीशन में नहीं है, इसलिए इसी को सिलेक्ट किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 4 और यानी कि 10 पर प्रोसेसर P4 को एलोकेट कर दिया गया, 4 टाइम यूनिट तक P4 चलेगा और 14 पर जाके हमारे पास P4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल जो एग्जीक्यूशन टाइम है चारों प्रोसेस का वो क्या है 14 टाइम यूनिट। अब कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। सबसे पहले P1 कंप्लीट हुआ 6 टाइम यूनिट तक। उसके बाद P2 का कंप्लीशन टाइम उसकी राइट साइड पर होगा 10 टाइम यूनिट। उसके बाद P3 का कंप्लीशन टाइम है 3 टाइम यूनिट। उसके बाद P4 का कंप्लीशन टाइम है 14 टाइम यूनिट। ये कंप्लीशन टाइम हमने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम हमने कहा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम P1 का 6 है और अराइवल टाइम तो इसका टर्न अराउंड टाइम 5 आ जाएगा। P2 का 10 माइनस 2 इसका 8 आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। 3 माइनस 1 इसका आ जाएगा 2। 14 माइनस 4 इसका आ जाएगा 10 टर्न अराउंड टाइम। अब वेट टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम है इसका P1 का 5 है और बस टाइम क्या है 3, यानी कि वेट टाइम इसका 2 है और P2 का हमारे पास टर्न अराउंड टाइम 8 है और माइनस बस टाइम यानी कि 4। P3 का टर्न अराउंड टाइम 2 है और बस टाइम इसका भी 2 है। दोनों को अगर माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेट टाइम 0 आ गया। उसके बाद जो P4 है उसका टर्न अराउंड टाइम 10 है और इसका बस टाइम हमारे पास क्या है 4 है। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। हमने वेट टाइम भी कैलकुलेट कर दिया। अब नॉन प्रिमिटिव के मोड में वेट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम इक्वल होते हैं। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम प्रोसेस को प्रोसेसर कब एलोकेट किया गया माइनस कंप्लीशन टाइम,
यहाँ हम क्या करेंगे, वेट टाइम और टर्न रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रिमिटिव के मोड में सेम होते हैं, इसलिए इधर 2, 4, 0 और 6 ऑटोमेटिक निकल आएगा, क्योंकि मैंने रूल बता दिया कि नॉन प्रिमिटिव मोड में वेट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम इक्वल होते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में गैंट चार्ट बहुत हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पेपर में इस तरह आ जाए कि एवरेज वेट टाइम बताएं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताएं या एवरेज कंप्लीशन टाइम बताएं, तो हम जितने प्रोसेस होंगे उन सब का टाइम, जो भी टाइम यूनिट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो इन सब का टर्न अराउंड टाइम हम ऐड अप करके उसको जितने प्रोसेसेस होंगे उतने नंबर पर डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह एवरेज वेट टाइम और एवरेज रिस्पांस टाइम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बाज़ का पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी ये भी पूछ लेती है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताएं, तो फिर उसके लिए हम जितने प्रोसेसेस होंगे उतने नंबर पर डिवाइड करेंगे और इन सब का टाइम लिख के ऐड कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।